ये रैपिडो बाइक समझो, ओला उबर समझो, ठीक है। अगर येलो नंबर प्लेट की है तो कोई उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से शेख जावेद अहमद जी। तो सबसे पहले जावेद भाई साहब, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, जो कि देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, आप उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। तो पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, शेख जावेद अहमद भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, जो कि देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट यूनियन है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर का जो भारतीय मजदूर संघ है उसके ये वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, और जम्मू कश्मीर से ही बीएमएस के इंचार्ज भी हैं, क्षेत्रीय इंचार्ज। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी हमारा जो भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का हैदराबाद में 12 और 13 तारीख को एक अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय लेवल का, जिसमें 28 राज्यों के यूनियन मेंबर आए हुए थे। तो वहां पर आप जैसे कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो आपने जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दे उठाए होंगे। तो ऐसे कौन से वो मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के जो आपने वहां हैदराबाद राष्ट्रीय अधिवेशन में उठाए? आशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बधाई देने के लिए। जैसे ये आपको पता ही है कि भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ जो है वो ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी यूनियन है हमारे भारतवर्ष में। बिल्कुल। तो मेरा दायित्व, मैं तो अपने जेएंडके को रिप्रेजेंट करने आया था, लेकिन अब जो बाहर मुझे दिया गया है तो उस नाते मैंने पूरे भारतवर्ष के लिए बिल्कुल। हाँ, तो मेन मुद्दे जो है, एक तो कल्याण बोर्ड जो हम कुछ राज्यों में हुआ है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए भी वो चालक कल्याण जो बोर्ड वो बनाया जाए। और दूसरी मांग जो है पीएम आवास योजना, हम चाहते हैं कि ड्राइवरों के लिए भी उस योजना का उनको लाभ मिले। और तीसरा जो एक्सीडेंटल डेथ होती है ड्राइवर की, तो हम चाहते हैं कि 20 लाख रुपए कम से कम उसके हक में इंश्योरेंस जाना चाहिए। ये सब बातें वहाँ पे जो हैदराबाद में भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का त्रिवर्षीय 3 साल के बाद जो एक बैठक होती है, तो वहाँ पे हमने ये 10 पॉइंट उठाए थे। तो 10 पॉइंट वहाँ पे पारित हुए। तो उन्हीं 10 पॉइंट पे हम जो ये हमारी नई टीम जो है वो काम करेगी। तो अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे ऑटो चालकों के परिवारों के लिए भी, क्या आपने वहाँ पर मुद्दे उठाए हैं? हाँ, क्यों नहीं। हम चाहते हैं कि कम से कम जो चालक का परिवार हो, चालक का परिवार है, उनके लिए भी वो जो मेडिकल स्कीम है वो उन पे लागू हो जाए। आयुष्मान भारत योजना उसके दायरे में हम उन्हें भी लाए। और दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजुकेशनल स्कीमें होती है, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह, हम चाहते हैं कि ड्राइवरों को बच्चों को भी उसमें शामिल किया जाए। खासकर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुआ करती है, प्रोफेशनल कोर्सेज हुआ करते हैं, उनमें उनको छूट मिले, ताकि हमारे बच्चे भी आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर और देश की सेवा करें अपने विभिन्न भागों में। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप तो पूरे देश में घूमते रहते हैं, समय समय पर आप आते जाते रहते हैं, जिस प्रकार से आप देखते हैं, जैसे दिल्ली की हम बात कर लें, दिल्ली में जो प्रशासन के द्वारा जो चालकों पर अत्याचार किया जाता है, कई बार क्या है ना, जानबूझकर गलत चालान काट दिए जाते हैं, उनकी फोटो खींचकर चालान काट दिए जाते हैं। ऐसा जम्मू कश्मीर में भी होता है? सेम पोजीशन वहाँ पे भी है। हमने कई बार प्रशासन से इस बारे में बात की, जबकि उन्होंने कहा कि नहीं, इस बारे में देखेंगे। देखिए, कोई गलत चलेगा, कोई सीट बेल्ट नहीं पहनेगा, कोई सिगरेट पी के गाड़ी चलाएगा, उसके खिलाफ हम भी है। अगर उसके खिलाफ चालान होता है तो कोई भी बंदा उसकी सिफारिश नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी पुलिस कर्मचारी का मूड खराब है, ट्रैफिक कर्मचारी का मूड खराब है, तो वो ऐसे क्लिक करता है। अगर विदाउट सीट बेल्ट है तो कम से कम फ्रंट का फोटो होना चाहिए, बैक साइड से वो कुछ भी लिख देगा। तो ऐसी बातें बहुत सारी शिकायतें ऐसी भी है हमारे पास। लेकिन हम अधिकारियों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन रेवेन्यू जमा करने का इनके पास ये बड़ा हथियार है, बस फोटो ले ली, चल दिए। कहीं ना कहीं जैसा कि सुना जाता है कि इनको एक टारगेट मिलता है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या चालकों को शिकार बनाया जाता है? कहीं न कहा ये पता है कि इनको टारगेट दिया जाता है कि इस महीने आपको इतने लाख जमा करने हैं, चाहे किसी ने गलती की हो या न की हो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसा न करें। अच्छा, एक मुद्दा ये भी है, जैसा आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में हम लगातार, यहाँ राजेंद्र सोनी जी ये आवाज उठाते रहते हैं, दिल्ली में कई प्रकार के जो अवैध वाहन है, चाहे हम यहाँ पे तो ई रिक्शा बहुत मात्रा में, जो कि अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा है, बहुत मात्रा में चलता है। दूसरा, ओला उबर रैपिडो जैसी जो मोटरसाइकिलें हैं ऐप बेस्ड, वो भी बहुत ज्यादा चलती हैं, जबकि वो प्राइवेट नंबर पे चलती हैं, वो सरकार को कोई टैक्स नहीं देती हैं। क्या इस प्रकार की गाड़ियां जो अवैध प्रकार से चलती हैं, वो क्या वहां पर भी चलती हैं?
हाँ आशु जी, देखिए ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी और मैं इस पे थोड़ा सा खुलासा करूंगा। पिछले 4-5 सालों से हमारे राजेंद्र सोनी जी भी इस बात पे खड़े हैं और अड़े हैं कि ये सब बंद होना चाहिए, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद भी कि सफेद नंबर प्लेट वाली प्राइवेट गाड़ियां जो भी है वो कमर्शियल या सवारी ढोने का काम नहीं करेंगी। बदकिस्मती से ये सिर्फ आपका ही मसला नहीं है, पूरे भारतवर्ष में ये मसला है। खासकर ये जो अपनी ये रैपिडो बाइक समझो, ओला उबर समझो, ठीक है अगर येलो नंबर प्लेट की है तो कोई उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये व्हाइट नंबर प्लेट पे चलाती है। कितनी बार हमने सरकार से वहां भी कहा है, दिल्ली में भी कहा है, लेकिन पता नहीं किसकी पुष्टपनाही पे ये चल रही है ये गाड़ियां। लेकिन ये जुल्म हो रहा है उन गाड़ी वालों के साथ जो लाखों रुपए का टैक्स, चाहे वो इंश्योरेंस के रूप में हो, पैसेंजर टैक्स के रूप में हो, टोकन टैक्स के रूप में हो, फिटनेस के रूप में हो, परमिट के रूप में हो, जितना ये टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ये इनके साथ ये मार रहे हैं उनको। बिल्कुल, जबकि प्राइवेट गाड़ी वाला उसको बस इंश्योरेंस करना है और 15 साल की फिटनेस लिए फिरता है, उसको कोई परवाह नहीं। अगर गवर्नमेंट की रेट 5,000 है वो 3,000 पे जाते हैं। हमें कहिए कि हमें EMI भी भरना होता है, घर भी देखना होता है, गाड़ी भी देखनी होती है, तो इतने पैसे हम कहाँ से जमा करें? वो तो डाउन रेट में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कोई पूछने वाला नहीं है। हम दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से इस बारे में अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री से नितिन गडकरी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे रोजी रोटी को इन जो पूंजीपति है उनके हाथों में न दे। हम भी इस देश का हिस्सा है, हम भी टैक्स भरते हैं और सबसे ज्यादा टैक्स मेरे ख्याल से ये अपना गाड़ी वाला ही देता है। बिल्कुल, गाड़ी के ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही इतना सारा इनको रेवेन्यू आता है, तो कम से कम इनको कंसिडर करना चाहिए कि ये लोग भी हमारी सोसाइटी के हैं, इनके लिए कुछ करें। अच्छा, एक मुद्दा आपने उठाया था ग्रीन टैक्स को लेकर या फिर रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर। आपने बोला था मतलब एक देश है हमारा तो रूल कानून जो है एक होना चाहिए। दिल्ली में अलग कानून है और हिमाचल में अलग कानून है, यूपी में अलग कानून है, बिहार में अलग कानून है, तो वो कौन सा कानून है, क्या दिक्कत है वहां पर, क्या चीज अलग से है? हाँ जी हाँ, एक शिकवा है, एक गिला है कश्मीरी होने के नाते। जब हम नई गाड़ी लेते हैं उसके लिए हम लेटर ऑफ अथॉरिटी LA जिसे कहते हैं, या परमिट समझो, तो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले तो ऐसा नहीं था कि हमें लाख रुपया देना पड़ता था। 20,000, 10,000, 5,000 से स्टार्ट हुआ, 20,000 तक एंड हुआ। लेकिन आज की डेट में 1.5 लाख रुपया हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट हासिल करने के लिए, जो कि भारत में किसी जगह नहीं है। हमारे कश्मीर से ये बर्ताव क्यों, सौतेली माँ का बर्ताव क्यों, जबकि ये कहीं नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस पे नजरसानी हो और वही नॉर्मल सा फीस लिया जाए जो पूरे भारतवर्ष में चलता है, तो कश्मीर को अलग ना करें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं शेख जावेद अहमद को, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं और अब इनको नई एक जिम्मेदारी मिली है पूरे भारत वर्ष के लिए। देश भर के सभी चालकों के लिए इनको अपना योगदान देना पड़ेगा। अब ये भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अब चालकों को इनसे उम्मीदें भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए जिस प्रकार से आपको जिम्मेदारी दी गई है और आपने ये जो मुद्दे उठाए हैं, आप इनको सॉल्व करवाने में कामयाब होंगे। ऐसी हमारे सभी चालकों की आपसे उम्मीदें लगी हुई हैं। जो आपने अभी मुद्दे उठाए हैं, क्या इनको लेकर आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, हम तो, हमारा पहला स्टेप तो यही है कि हम पहले दिल्ली से शुरुआत करें। हम केंद्रीय मंत्रियों से मिले इस बारे में, खासकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से और अपना लेबर मिनिस्टर से, और उसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में हमारे जो पदाधिकारी है या कार्यकर्ता है वो वहाँ पे जाके उनको अपनी दास्तान सुनाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास लोगों की ताकत है। उन्होंने हमें आगे किया है। बिल्कुल, तो उनका देख के हमें उनकी आवाज, जो आला हुकाम है, मिनिस्टर साहिबान है, जितने भी गवर्नमेंट में पदाधिकारी है, उनके सामने हम डालेंगे, विनती करेंगे, नहीं ये इनका हक है, इनको दे दो। बाकी अगर उससे नहीं माने तो सब लोगों को पता है कि भारतीय मजदूर संघ जो है वो एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम सड़कों पे आके अपनी फरियाद सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि आपको जीत मिले और आप चालकों के हित में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, चालकों को न्याय दिलाते रहें। तो एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसी शुभकामना के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पर समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।